हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, मींस रेस्पिरेशन एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। द रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसमें फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने पर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मींस जो ग्लूकोज, जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज होता है। मींस सिंपलर और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सेल के साथ मिलकर क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें हमारे जो पार्ट है वो कौन कौन से? पहला नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल जो ये दो नोज, द होल नोज है, नाक, और नेसल पैसेज। और उसके बाद क्या है, नेसल पैसेज। इसका मतलब नोस्ट्रिल और फिर नेसल पैसेज। हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं थ्रू द नोस्ट्रिल। हमने क्या ली, नाक से सांस ली, और वो सांस, वो एयर एंटर कर गई उस नोस्ट्रिल के अंदर, नाक के अंदर। और वो क्या, कहाँ से कहाँ, इस नाक के अंदर, इस नेसल पैसेज में, जो इनर लाइनिंग ऑफ द नेसल पैसेज है, उसमें क्या है, हेयर्स हैं, और क्या है, म्यूकस है। वो हेयर और म्यूकस, हेयर क्या करता है, फिल्टर द एयर। अगर एयर में डस्ट पार्टिकल ज्यादा है तो उसको फिल्टर करने की कोशिश करता है, और म्यूकस एयर को मॉइस्ट करता है, और जो इम्प्योरिटीज है, उस इम्प्योरिटीज और डस्ट पार्टिकल को आगे नहीं जाने देता, वहीं पर ही स्टिक हो जाती है। फिर वो एयर जो है नेसल पैसेज से होते हुए कहाँ एंटर करता है, वो फेरेक्स में। कहाँ एंटर करता है, फेरेक्स में। फेरेक्स जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो फूड पाइप और रेस्पिरेटरी, मींस फूड पाइप, या हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। फेरनेक्स वो पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में इन्वॉल्व रहता है। और ये माउथ से कहाँ तक, बैक नेक तक, गले तक। और दूसरा फिर कहाँ से जुड़ा रहता है, वो आगे जाके फेरनेक्स लैरिक्स में जोड़ने की कोशिश करता है। तो फेरेक्स जो है वो पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, जो आगे जाके किससे मिलता है, फिर ईसोफेगस से। और उसके बाद आता है एक यहाँ पर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लैरिक्स। लैरिक्स से आगे या गले में एपिग्लोटिस प्रोवाइड होता है, जो फूड को उस विंड पाइप में जाने से रोकता है। एट द टाइम ऑफ ईटिंग, खाने को, फूड पार्टिकल को उस विंड पाइप में जाने से रोकता है, और ये करता है एंश्योर की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर वो लैरिक्स में जाने देता है। कौन, एपिग्लोटिस अलाउ द एयर टू एंटर इनटू द लैरिक्स। एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लेस है गले में, या हम कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द लैरिक्स, और जो हवा को ये एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या करता है, हवा को लैरिक्स में जाने देता है, और वो एयर लैरिक्स से होते हुए किसमें जाती है, ट्रैकिया विंड पाइप में। तो दिस एपिग्लोटिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो विच इज प्रेजेंट इन द थ्रोट इन फ्रंट ऑफ द लैरिक्स, लैरिक्स के सामने, एंड डज नॉट अलाउ द फूड, और फूड को विंड पाइप में जाने नहीं से रोकता है। और दूसरा, लैरिक्स में जितनी भी एयर है जो हमने इनहेल की, उस एयर को लैरिक्स में जाने देता है। क्योंकि लैरिक्स हमारा क्या है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा लैरिक्स है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। लैरिक्स हमारा वो पार्ट है जिसे हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड, जो वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। और वो जो लैरिक्स है दैट इज फर्दर कनेक्टेड टू द विंड पाइप, या फर्दर कनेक्टेड टू द ट्रैकिया। इस विंड पाइप के में जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या लगते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है, रिंग के टाइप की शेप लगी रहती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज।
विच इज प्रेजेंट इन द ट्रैकिया और विंड पाइप में। ये विंड पाइप में या ट्रैकिया में रिंग ऑफ कार्टिलेज जो प्रोवाइड होती है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, जो कार्टिलेज से बनी होती है, जो वेरी सॉफ्ट होती है, इनका मेन काम क्या है, टू एंश्योर द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इनसाइड द विंड पाइप। विंड पाइप में सफिशिएंट एयर जाने देता है। और दूसरा और क्या करता है, एंश्योर द प्रिवेंट, जो आपका जो विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से क्या करता है, रोकता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप। अगर ये रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा तो विंड पाइप क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। और कोलैप्स होने से का मतलब क्या है, आपस में स्टिक हो जाएंगी, जिससे हवा जो है विंड पाइप में नहीं जा पाएगी। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज एंश्योर द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर कि कहाँ जाए, इसका एयर विंड पाइप में जाए। और दूसरा एंश्योर द प्रिवेंट ऑफ, किसको एंश्योर करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप को कोलैप्स होने से रोकता है। और फिर ये विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, वो आगे जाकर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स से कनेक्टेड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। ब्रोंकी आर द टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स, लेफ्ट और राइट, और ईच पार्ट इज नोन एज ब्रोंकलस। और ये ब्रोंकी जो आगे जाके किधर से मिली रहती है, आगे जाके फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी पतली पतली ब्रांच की तरह, जैसे पेड़ है, पेड़ में क्या स्टेम है, और आगे जाके क्या होते हैं, इसकी दो ब्रांच बन जाती हैं, दो स्टेम, दो इसकी ब्रांच बन जाती हैं। उन दो ब्रांच में फिर क्या होते हैं, छोटी छोटी टहनियां अलग होती हैं, और उन टहनियों में एंड पार्ट में क्या होती हैं, लीफ प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही ये ब्रोंकी है, ब्रोंकी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे ट्यूब स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होते हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आर वेरी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द ब्रोंकी, जो ब्रोंकी से आगे बढ़ाई गई है। एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड में या टर्मिनल पॉइंट में क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वोली बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वोली। एल्वोली आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स विच इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो गुब्बारे की तरह है। और ये क्या करती हैं, एक्सपेंड होती हैं। क्यों एक्सपेंड होती है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। और सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। ये जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में विली काम करती है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर फूड, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वोली क्या करती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस, ज्यादा से ज्यादा गैस क्या होती है, एक्सचेंज होती है। और फिर ये एल्वोली जो कनेक्टेड होती हैं डिफरेंट मिलियन ऑफ ब्लड वेसल से जुड़ी रहती हैं, और वो ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड, और उस ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर, जो ऑक्सीजन को बड़ी जल्दी क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, बाइंड कर लेता है अपने साथ। और वो ऑक्सीजन फिर उस आरबीसी, उस ब्लड के साथ कंबाइन होकर कहा जाता है, रीच टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम कहें ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वोली, ये तीनों हमारे लंग्स के पार्ट हैं, और वेयर फेरेक्स, लैरिक्स और ट्रैकिया ये हमारे थ्रोट के पार्ट हैं। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इट अ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। जब ये पूरा फ्लैट हो जाता है तो हमारे रिब केस क्या होता है, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एज वी इनहेल, टेक ए लॉन्ग ब्रीथ। जैसे ही हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, और हमारा रिब केस क्या होता है, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, सरफेस एरिया एक्सपेंड हो जाता है। सरफेस एरिया एक्सपेंड होने से हमारे लंग्स का साइज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से हमारी एल्वोली का साइज भी क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। एल्वोली का सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एयर हमारे लंग्स में एंटर होती है।
और जब लंग्स में एयर एंटर होती है किसके थ्रू, नोज, नोज से नेसल पैसेज, फिर पैसेज से फेरनेक्स, लैरिक्स, लैरिक्स से विंड पाइप पर आता है, और विंड पाइप से होते ब्रोंकी, ब्रोंकी से कहाँ आएगा, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से फिर किस में आएगा, एल्यूअल में आएगा, एल्वोली में, और एल्वोली दैट विच रीच टू द लंग्स। और यहां पर जब ऑक्सीजन इन होता है, मींस व्हेन वी टेक इनहेलिंग प्रोसेस, तो ऑक्सीजन उस एल्वोली में पहुंचती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और वो कहाँ रिलीज करता है, एल्वोली में देता है, और एल्वोली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, सेल में भेजती है। तो हेयर इज एल्वोली क्या है, इज द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। ऑक्सीजन अंदर सेल में जाती है और सेल से, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में से आता है वो डिजोल्व फॉर्म होता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जल्दी घुल जाता है, इट इजिली डिजोल्व इन वाटर, वेयर एज ऑक्सीजन रिएक्ट कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कंटेन रेड कलर, मींस हीमोग्लोबिन जो रेड इन कलर है। और जब एक्सचेंज ऑफ गैस होती है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर उस लंग्स में प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ एयर in the alveoli there is a small volume of air is present in lungs which help to exchange, which help at the time of exchange of gas take place in the alveoli। जो residual volume of air which is present in lungs, जो lungs में कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होती है, जब एक्सचेंज ऑफ गैस होता है तो वो एयर काम आता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो डोम शेप ले लेता है, और डोम शेप में हमारे लंग्स का साइज क्या होता है, घट जाता है, और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है, और वो कैसे लंग से कहाँ आएगी, एल्वोली में, फिर एल्वोली से होते किसमें आएगी, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से विंड पाइप में, और विंड पाइप से हमारे नोज से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल ये क्या है, जब हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, सिंपल ब्रीथिंग प्रोसेस। लेकिन वो जो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की, अगर वो ब्लड के साथ मिलकर, ब्लड के साथ रिएक्ट हो ब्लड के साथ मिल जाती है, और क्या होता है, जो ग्लूकोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन जो ब्लड के साथ मिला, और वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस, और जिससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि सेल एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। अब जैसे हमारा आगे इसमें जैसे लिखा है, इसके देखिए जरा टॉपिक, हमारे पहला पॉइंट क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पैसेज एयर, पैसेज ऑफ एयर, हमारा इसमें आपके नोट्स के भी काम आएंगे। तो पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेशन सिस्टम, थ्रू द रेस्पिरेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, पहले नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फेरेक्स और लैरिक्स। और रेस्पिरेशन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस एंड रिलीज एनर्जी, फूड का ऑक्सीडाइज होना और एनर्जी का रिलीज होना। और इसमें जो एयर जो पास होगी वो किससे, पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी, फेरेक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वोली, और उस एल्वोली में क्या है, मिलियन ऑफ ब्लड कैपिलरीज वेसल्स जुड़े हुए हैं, और उनमें क्या होता है, ब्लड में जो रेड कलर है वो ऑक्सीजन क्या करता है, उसको बाइंड कर लेता है, और रेड कलर किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। ये ब्लड कैपिलरीज में ब्लड जो प्रेजेंट होता है दैट इज इजिली कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और प्रोवाइड टू द सेल। और एक्सहेलिंग के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द सेल से कहाँ आता है, एल्वोली में, और वो एल्वोली से क्या होने जाता है, एक्सहेल बाहर निकल जाता है। इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, ह्यूमन बीइंग में एयर बॉडी में ली इनहेलिंग प्रोसेस से थ्रू द नोस्ट्रिल, नाक से ली, और एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल एंड फिल्टर्ड बाय फाइन एयर, क्योंकि इस नोज में क्या है, नेसल पैसेज में क्या है, हेयर है, और वो हेयर क्या करते हैं, उस डस्ट पार्टिकल को, जो इम्प्यूरिटीज इन द एयर है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। और साथ में जो पानी है, म्यूकस है, विच इज प्रेजेंट ऑन द नेसल कैविटी या नेसल पैसेज इनसाइड द नोज, वो क्या करता है, म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, उस जो एयर है उसको क्या करता है, वेट करता है, और साथ में क्या करता है, कूल करता है, रिमेन वेट ड्यू टू द
म्यूकस। एयर क्या होगा, वो वेट हो जाता है और कूल हो जाता है, क्यों, प्रेजेंट किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। देन द एयर एंटर द नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी से एंटर होने के बाद वो एयर कहाँ जाती है, फेरेक्स में जाती है। और फेरेक्स क्या है, फेरेक्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरेक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। फेरेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यू आफ्टर द नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से आगे मुंह होता रहता है, मुंह और नोज से कहा जाता है ईसोफेगस तक, और साथ में कहाँ अटैच होता है, लैरिक्स को अटैच करता है। इट मीन वो लैरिक्स के साथ आगे जाके जुड़ जाता है ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर, और जो माउथ टू नोज तक क्या है, एक्सपेंडेड है। उसके बाद क्या है, लैरिक्स। फिर एयर कहाँ जाती है, फेरेक्स से लैरिक्स में आएगी। लैरिक्स जो एक्सटेंडेड, फेरेक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज लैरिक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द फेरेक्स, फेरेक्स से एक्सटेंडेड आगे की तरफ जब मुंह होता है तो लैरिक्स आता है। और लैरिक्स जो है वो क्या करता है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ एयर, एयर की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। और क्या करता है, प्रोड्यूस साउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स ही बोलते हैं। लैरिक्स एक्सटेंडेड, जो फेरेक्स से आगे पार्ट आएगा लैरिक्स आएगा, एक्सटेंडेड फ्रॉम फेरेक्स, और जो प्रोटेक्ट करता है एयर को फ्रॉम चोकिंग, चोकिंग का मतलब है ब्लॉकिंग, एयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मींस एयर को रोक, अगर एयर रुकने की कोशिश करेगी तो उसको रोकने नहीं देगा। कौन, लैरिक्स। लैरिक्स मीन अलाउड टू पास द एयर। चॉकिंग, एयर चॉकिंग, ब्लॉकिंग ऑफ एयर को प्रोटेक्ट करता है, मींस एयर को रोकने से क्या करता है, बचाता है, ताकि एयर इजिली पास हो जाए। और जब इजिली पास होगी तो इसका मतलब एक तरह से लैरिक्स क्या करता है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ एयर, मींस एयर की क्वांटिटी को, एयर के अमाउंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है कि इजिली मूव पास थ्रू द लैरिक्स। एंड इट इज आल्सो अ साउंड बॉक्स और द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड जो रिलीज होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ आवाज जो निकलती है, वो साउंड बॉक्स लैरिक्स से निकलती है। और इसी के बीच में क्या आता है, एक एपिग्लोटिस आता है बिटवीन लैरिक्स और फेरेक्स के बीच में। एपिग्लोटिस इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, और कई बार बोलते हैं हमसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और जो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और कहाँ प्रेजेंट है, इट इज लोकेटेड इन थ्रोट बिहाइंड द टंग, टंग के पीछे गले में ये प्रेजेंट होता है। कौन, एपिग्लोटिस। इन फ्रंट ऑफ द लैरिक्स, लैरिक्स जस्ट बिफोर एंटरिंग टू द लैरिक्स, लैरिक्स पे आने से पहले ये क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। और एपिग्लोटिस जस्ट रेस्ट, किस लिए, एपिग्लोटिस इज यूजुअली अपराइट एट रेस्ट एंड अलाउ द एयर टू पास इनटू द लैरिक्स। एपिग्लोटिस का काम है कि एयर को आराम से लैरिक्स में जाने दे, लंग्स में जाने दे। और दूसरा, जो फूड जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप में जाता है, लेकिन गलती से वो विंड पाइप में ना जाए, उस विंड पाइप में ना जाने की वजह से वो ना नहीं जाए, उसको कौन इंश्योर करेगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक तो ये करता है कि एंश्योर द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जो एयर है उसको लैरिक्स में आराम से जाए, और दूसरा जो फूड है वो विंड पाइप में या ट्रैकिया में एंटर ना हो एट द टाइम ऑफ ईटिंग। वो विंड पाइप को क्या कर लेता है, ढक लेता है जब फूड हम खाना खाते हैं। ट्रैकिया क्या है, इज द विंड पाइप, ट्रैकिया एक तरह से विंड पाइप है बिलो द लैरिक्स, लैरिक्स के बाद जो एयर है वो ट्रैकिया मींस विंड पाइप में जाएगी। और विंड पाइप क्या है, लैरिक्स से नीचे अगला पार्ट हमारा ट्रैकिया, और विच इज कंपोज ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। इसका मतलब जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो किसका है, रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। और रिंग ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट द कलेप्स ऑफ द ट्रैकिया इन एब्सेंस ऑफ एयर। रिंग ऑफ कार्टिलेज जो विंड पाइप जिससे बनी हुई है, वो क्या करती है, उसका काम मेन है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर विंड पाइप में जाए, और दूसरा विंड पाइप को कलेप्स होने से, चिपकने से रोकती है। जब एयर उसमें नहीं है तो क्या होगा, उसको रोकने से, उसको स्टिक होने से रोकती है, मीन कलेप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए इन एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे आपने देखा होगा बैलून, बैलून हमने देखा है, क्या नाम है, जैसे बैलून है इसके आगे क्या लगती है, रिंग सी लगी रहती है। अगर ये रिंग ना हो तो, ये रबड़ ना हो तो ये क्या होगा, ये दोनों, इसका मुंह क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ऐसी जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है जो फूड विंड पाइप में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप को चिपकने से, स्टिक होने से रोकती है एयर की एब्सेंस में। फिर उसके बाद ट्रैकिया जो है आगे जाके दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। ब्रोंकी इज अ पेयर ऑफ ब्रोंकी कम आउट फ्रॉम द ट्रैकिया, ट्रैकिया से दो
या एक पेयर एक्सटेंडेड होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। इसका मतलब एयर जो है विंड पाइप के बाद ब्रोंकी में जाती है, और ब्रोंकी क्या है, एग्जिस्ट इन पेयर, और कहां से एक्सटेंडेड है, फ्रॉम ट्रैकिया विंड पाइप से। और वन ब्रोंकस गोइंग टू द ईच लंग, और जो ईच ब्रोंकस है, हर ब्रोंकस कहाँ, जो ब्रोंकी है, दो ब्रोंकी है जो, तो एक ब्रोंकस जो है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट लंग में, और एक कहाँ जाता है, राइट लंग में, जिससे एयर क्या हो, ट्रैकिया विंड पाइप से कहाँ जाए, लंग्स में जाए, और लंग्स में जाएगी, उसका पैसेज क्या होगा, फिर ब्रोंकी से कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स। इसके मतलब ब्रोंकी जो है वो आगे जाके छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, और उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पाइप हैं, और उसके टर्मिनल एंड में क्या है, एल्वोली है, और उनमें भी क्या होती है, एयर पास होती है, और वो क्या है, पैसेज फॉर द एयर टू एंटर इनटू द लंग्स। फिर ब्रोंकी इज फर्दर कनेक्टेड विद द ब्रोंक्यूल्स। ए ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रांच, ब्रोंकस जो है वो ब्रांच में डिवाइडेड है, छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड है, नंबर ऑफ ब्रांच शाखाएं हैं, एंड सब ब्रांच इनसाइड द लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या है, छोटे छोटे ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो लंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। विद इन द लंग्स द पैसेज इज डिवाइडेड स्मॉलर एंड फाइनली टर्मिनेटेड इन द बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वेल्वोली। ये जो छोटे छोटे ब्रोंकी जो है आगे जाके छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, और वो कहाँ पर हैं, लंग्स के अंदर, और वो लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे ब्रोंकलस जो है छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वोली। और ये जो तीनों हैं विद इन द लंग, इनसाइड द लंग, दे आर प्रेजेंट। एल्वोली क्या करती है, एल्वोली प्रोवाइड द सरफेस, मीन सरफेस एरिया, प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ये क्या करती है, सरफेस प्रोवाइड करता है, एरिया प्रोवाइड करता है, जाकि एक्सचेंज ऑफ गैस हो, मीन ऑक्सीजन अंदर जाए सेल में, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आए। एल्वोली जो है विच इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द एंड और द टर्मिनल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स which help to which provide the surface for exchange of gas। इसका मतलब एल्वोली क्या है, इज द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस, मीन ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। द वॉल ऑफ द एल्वोली कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरी। इसका मतलब जो एल्वोली के जो सरफेस में वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, क्या अटैच होते हैं, नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, और वो ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ कंबाइन हो जाता है। तो कह रहा है व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स, हम अपने रिब्स को बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, और फ्लैटन आवर डायफ्राम, हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम फ्लैट होने का मतलब है हमारे रिब का साइज बढ़ना। रिब का साइज बढ़ना मतलब वॉल्यूम का, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ना। लंग्स का वॉल्यूम मतलब ऑक्सीजन, एयर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लंग्स के अंदर एंटर करना। इसका अंदर जब हम सांस लेते हैं तो वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, हमारा डायफ्राम क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज एंड एयर सक इनटू द लंग्स। हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से एयर कहाँ जाएगी, लंग्स में ज्यादा मात्रा में जाएगी। एंड एक्सपेंड एल्वोली, जो एल्वोली को क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। लंग्स एक्सपेंड होगा तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होगा। और ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या लाएगा अपने साथ, वेस्ट गैस लाएगा, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज इनटू एल्वोली। जब एक्सपेंड होगा तो ऑटोमेटिकली वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगी, एल्वोली में आ जाएगी, लंग से होते हुए किस में आ जाएगी, एल्वोली में। और ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से एल्वोली में आएगा लंग से होते हुए, और उस टाइम ब्लड जो है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू सेल ऑफ द बॉडी, और वो ऑक्सीजन क्या होगा, बॉडी के हर सेल में वो ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जिससे सेल को एनर्जी मिलेगी, और क्या होगी, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिड्यू वॉल्यूम ऑफ एयर। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, विच इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। वो इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि
वो जो एयर जो प्रेजेंट है, रेजिड्यू एयर जो लंग्स में हमेशा रहती है, वो इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके, इतनी एयर उसके अंदर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज सफिशिएंट टाइम, जो सफिशिएंट टाइम देती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होता है, विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। ये जो हीमोग्लोबिन है जो रेड इन कलर है, वो ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी कंबाइन होता है, मीन इजिली कंबाइंड, मोर एफिनिटी, मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड द फ्रेंडली नेचर विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या उसकी दोस्ती होती है, जैसे ही ऑक्सीजन आता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी कंबाइन कर लेता है, उसके साथ फ्रेंडली नेचर है। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट किस में होता है? रेड ब्लड सेल में, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में या रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो आयरन की वजह से बनता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना हो, हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे को एक डिसीज होगी, कौन सी? एनीमिया। और एनीमिया क्या होता है? हमारे को थकावट, कमजोरी महसूस होती है और हम ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते टू डू वर्क। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन का मतलब है आरबीसी का कम होना, हीमोग्लोबिन का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का मतलब है हम वीक और हमारी एफिशिएंसी काम करने की बहुत कम हो जाएगी। इसलिए ब्लड, आरबीसी या हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट ये जो हीमोग्लोबिन है वो किसमें प्रेजेंट होता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में इजीली डिजोल्व होता है। इसका मतलब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी घुल जाता है दैट कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए मोस्टली द हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन अवर बॉडी ब्लड। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो होता है वो किस में होता है? इसका मतलब डिजोल्व फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो इन अवर बॉडी इन ब्लड। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिजोल्व फॉर्म में फ्लो होता है हमारी बॉडी में। लेकिन ऑक्सीजन ब्लड के आरबीसी सेल में प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो फ्लो होगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड में जाएगा वो डिजोल्व फॉर्म में जाएगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ वो कम जुड़ता है, लेस अमाउंट में कंबाइन होता है। अब हमारे पास प्रोसेस है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हम क्या बोलते हैं? इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, सांस का लेना और सांस का छोड़ना। जब हम इनहेलिंग करते हैं तो हमारी थोरैक्स कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। चेस्ट कैविटी, जब हम इनहेलिंग करते हैं तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। और रिब केज, जो रिब है हमारी, जो हमारी चेस्ट है वो क्या होती है? रिब जो हमारी जो है वो क्या होती है? ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठती है तो डायफ्राम क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम फ्लैट होने से क्या होगा? लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस हमारे लंग्स में एंटर करेगी। और कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलिंग, इनहेलिंग में हम क्या होता है? हम हमारी जो व्हेन वी इनहेल, जब हम लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं तो चेस्ट कैविटी, थोरेसिस कैविटी एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने से क्या होगा? हमारा जो रिब है वो क्या होगा? अपवर्ड में होगा। हमारा रिब ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाएगा। चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी। तो इसका मतलब उस टाइम ऑक्सीजन क्या होती है? बॉडी में जाती है। किस टाइम? इनहेलिंग के दौरान। और एक्सहेलिंग में इसका उल्टा। तो एक्सहेलिंग में क्या होगा? जो हमारी चेस्ट कैविटी है या जो थोरेसिस कैविटी है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कब? एक्सहेलिंग के दौरान। और जो हमारी रिब है वो क्या होगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। और डायफ्राम क्या हो जाएगा? डोम शेप ले लेगा। डायफ्राम क्या ले लेगा? डोम शेप। जब डायफ्राम डोम शेप लेता है तो हमारे लंग्स का जो साइज है वो घट जाता है, और मीन्स वॉल्यूम उसका क्या होता है? घट जाता है। और उस टाइम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग से एग्जिस्ट होती है। किस टाइम? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। तो कह रहा है कि इनहेलेशन, सांस का लेना, थोरेस कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। और इसमें थोरेस कैविटी क्या होती है? सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। रिब केज या रिब क्या होता है? लिफ्ट हो जाता है, एक्सपेंड होता है ऊपर की तरफ। और ये क्या होता है? मूव डाउनवर्ड। जब ये लिफ्ट होता है तो डायफ्राम क्या होता है? सीधा हो जाता है, क्योंकि रिब का साइज बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही रिब डाउनवर्ड होगा तो ये डोम शेप ले लेगा। क्या ले लेगा? डोम शेप, मीन यू शेप ले लेगा, उल्टा। वॉल्यूम का साइज, जब हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी बढ़ती है जो वॉल्यूम के साइज को भी बढ़ा देता है। तो इसका मतलब, तो सॉरी, लंग्स क्या वॉल्यूम भी क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसका मतलब
लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है और एक्सहेलिंग में लंग्स का वॉल्यूम घट जाता है, और इनहेलिंग में ऑक्सीजन क्या है हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन, जो एक क्या है ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है। और ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग के लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ब्रीथिंग के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ ए रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है। और जब ब्रीथिंग एनिमल में होता है तो ब्रीथिंग किसमें होगा, प्लांट में भी होगा। प्लांट में ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन भी प्लांट में होता है, तो प्लांट भी क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दोनों प्लांट में होते हैं। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के अलावा रेस्पिरेशन भी होता है। लेकिन रेस्पिरेशन जब दिन के टाइम होता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज करता है वो खुद यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन रात के टाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सन की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो रेस्पिरेशन जो प्लांट में है, रेस्पिरेशन इन प्लांट इज द सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल। तो अगर देखा जाए तो प्लांट में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन जो है प्रोसेस है वो एनिमल से थोड़ा सा इजी और सिंपल है। तो इसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज मीन एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस थ्रू द रूट, थ्रू द लीव्स और थ्रू द स्टेम। जो लीव्स में है, जो एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा क्या है, टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैस या रेस्पिरेशन लीव्स में किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से। और स्टेम में किसकी वजह से होता है, लेंटिसेल। लेंटिसेल आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस। और रूट में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो उसके सरफेस पे होता है। फिर उसके बाद है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ब्रीथिंग क्या है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना। ये सिंपल एक मैकेनिकल प्रोसेस है और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, केवल लंग्स की होती है। और इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी यूटिलाइज होती है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, जस्ट उसका। ब्रीथिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, द प्रोसेस, उसमें क्या होता है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। जिसमें एनर्जी हमें मिलती है उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मीन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। और ब्रीथिंग में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल नॉट टेक प्लेस। ये सिंपल एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। और ब्रीथिंग जो है उसमें हमारा केवल लंग्स इन्वॉल्वमेंट होता है। रेस्पिरेशन में लंग्स और ऑल एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेला है दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ब्रीथिंग जो है यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड, लेकिन ये क्या करता है, रेस्पिरेशन क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ये एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पता है कि रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन ऑल द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन हमेशा सेल में आकर होता है, इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन मीन्स यानी का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और फोटोसिंथेसिस मीन प्रिपरेशन ऑफ फूड। दोनों में डिफरेंस क्या होगा। रेस्पिरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, मीन्स रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल फोटोट्रॉप ऑटोट्रॉप में होता है, मीन्स प्लांट में और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। और फोटोसिंथेसिस किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्रीन सेल ग्रेनुअल्स, या इसे क्लोरोप्लास्ट को हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनिला, जिसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, मीन इट विल टेक प्लेस इन प्लास्टिड। और ये क्या होगा, सेल ऑर्गेनिला माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, मीन्स दे आर द रिएक्टेंट। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, दोनों जुड़ते हैं। और लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यूज होती है। तो
तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है एंड वाटर यूज होता है और एनर्जी यूज होती है। अगर ये एनर्जी यूज होती है तो इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस में एनर्जी, सन एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो एक तरह से कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द रेस्पिरेशन। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर द रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग लाइट एनर्जी। रेस्पिरेशन में जो गैस रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जबकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है और वाटर बाय प्रोडक्ट। वाटर कब होता है, जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, जब ज्यादा मात्रा में प्लांट एब्जॉर्ब कर ले तब वाटर रिलीज होता है। और जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैटाबोलिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज, या हम वो प्रोसेस जिसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और ये क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब है जिसमें एनर्जी क्या होती है, यूज होती है, यूटिलाइज होती है। और एनर्जी कौन से रिएक्शन में यूटिलाइज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो इसका मतलब एनालोबिक एक तरह से क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ देखिए, ऑक्सीजन इसमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड ये इन होती है और ये आउट। इन क्या होगा, ऑक्सीजन, और आउट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस में इन क्या होता है, इन, फोटोसिंथेसिस में इन कार्बन डाइऑक्साइड और आउट क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन अंदर एब्जॉर्ब होती है, रॉ मटेरियल, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्रोडक्ट है। और इसमें ऑक्सीजन आउट होती है, प्रोडक्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इन होती है। जस्ट अपोजिट, ये जो हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और फोटोसिंथेसिस क्या, एंडोथर्मिक। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, वी गेट एनर्जी। एंडोथर्मिक में एनर्जी यूज होती है, सन एनर्जी यूज होती है। और रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है, मीन अकर ऑल टाइम। और फोटोसिंथेसिस केवल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं, इन डे टाइम में। इन डार्क में, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। और इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज मींस रेस्पिरेशन में C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या मिलता है, 6CO2 प्लस में 6H2O, और क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी कितनी मिलती है, 38 ATP, जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, जस्ट अपोजिट। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेता है, पानी किससे लेता है, सॉइल से लेता है। और क्या होता है, रिलीज क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्या रिलीज करता है, C6H12 और O6 प्लस में 6O2। लेकिन अगर पानी ने ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, 6CO2 प्लस में 12H2O, दैट गिव्स किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या देगा, C6H12O6 प्लस में 6 ऑक्सीजन देगा, प्लस में क्या देगा, 6H2O। ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर वेपर की फॉर्म में एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ये हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड ट्राई टू फिनिश ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आल्सो। And now thanks for today. Please like, share and subscribe. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडे टू जॉइन अस एंड वेलकम। बी सेफ एट होम। थैंक्स।